कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना। इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, और साथ में ये भी देखेंगे कि उन क्वेश्चंस के साथ साथ टेक्निकलिटी कहाँ जुड़ी हुई है, कैसे हमको बनाना है उन क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज़ परमाणु संरचना, और देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दैट इज़ नीट, एम्स, आईआईटी में कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following statement is incorrect? याद रहे इस टाइप के स्टेटमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस पर आप लोग ध्यान देना। कई बार आप लोग गलतियां करते हो, आपसे पूछता है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और आप सोचते हो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ही आंसर देखते हुए सही लगा, आप टिक कर देते हो, और ऐसे में आपसे गलतियाँ हो जाती है। इन गलतियों को आपको घटाना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला ऑप्शन, कैथोड रेज आर द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन की धारा है, ये पहला ऑप्शन है। तो याद रहे दिस इज ट्रू, ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि कैथोड रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज नहीं है, दे आर नथिंग बट स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम है, इलेक्ट्रॉन की करंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। क्लियर है। तो पहला स्टेटमेंट चूंकि सही स्टेटमेंट है, मीन्स यह इनकरेक्ट नहीं है। सेकेंड, कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्स रेज। आप पढ़े हुए हैं, व्हेन कैथोड रेज फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट लाइक टंगस्टन। जब कैथोड रेज हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स के सरफेस पर पड़ती हैं, जैसे टंगस्टन के सरफेस पर पड़ती हैं, देन दे प्रोड्यूस एक्स रेज। मीन्स कैथोड रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, बट दे कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज बिकॉज एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। तो कैथोड रेज मैटर वेव्स हैं। क्लियर है, मैटर से बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन की वो स्ट्रीम है, इलेक्ट्रॉन की धारा है। क्लियर है, करंट है, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज दैट इज एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकती हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है, मतलब सही जवाब नहीं है। थर्ड, E/m रेशियो ऑफ कैथोड रेज इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। कैथोड रेज का E/m रेशियो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। याद रहे, कैथोड रेज आर एसेंशियली कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज एसेंशियली इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं, जिनका मास फिक्स है, चार्ज फिक्स है, तो नेचुरली E/m रेशियो भी उनका क्या होगा, फिक्स्ड होगा। मतलब ये स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब हमारा सही जवाब नहीं है। लास्ट ऑप्शन, एनोड रेज आर कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स। एनोड रेज प्रोटॉन से बनी होती हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही बारीक सा स्टेटमेंट। एनोड रेज आर कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स। याद रहे, एनोड रेज से प्रोटॉन की खोज, डिस्कवरी जरूर हुई है, लेकिन अगर हम ये बोलते हैं कि एनोड रेज आर कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स, एनोड रेज प्रोटॉन्स की बनी होती हैं, तो हम कहीं ना कहीं गलत हैं। याद रहे, एनोड रेज कैन बी कंसिस्टिंग ऑफ आइदर प्रोटॉन और एनी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। याद रहे, डिस्चार्ज ट्यूब में जो आप गैस लिए हो, उसके नेचर के बेसिस पर यहाँ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनते हैं और उन्हीं से बनी होती हैं एनोड रेज। तो अगर हम ये बोलते हैं कि एनोड रेज आर कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये गलत स्टेटमेंट है। एनोड रेज मे बी कंसिस्टिंग ऑफ protons or any positively charged particle depending upon nature of gas taken in discharge tube। तो यहाँ सही आंसर कौन सा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो याद रहे डी ऑप्शन यहाँ इनकरेक्ट है। इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि एनोड रेज प्रोटॉन से बनी होती हैं, ऐसा हम कहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि एनोड रेज प्रोटॉन से या किसी भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हो सकती हैं।
क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाइए, कैथोड रेज और एनोड रेज, ये दोनों वीडियोस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बहुत ही हाईलाइट किया गया है इस क्वेश्चन को। क्लियर है? क्यों इसका जवाब हम डी को मान रहे हैं, ये चीज़ें वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और वहाँ से क्या क्या कॉम्पिटिटिव फैक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको वीडियोस में मिल जाएंगी। तो वहाँ जा कर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ में आप chemistry4competition.com पर जा कर के ये कैथोड रेज एनोड रेज से रिलेटेड जो भी लिटरेचर है बड़ा ईजी वे में लिखा हुआ है, उसको ले कर के आप प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आंसर डी माना गया है, एनोड रेज आर कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स। ये गलत स्टेटमेंट है। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मैंने यहाँ छोटा लिया है, हालांकि मैंने एक्सप्लेन थोड़ा बड़ा कर दिया, चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेनेशन देखिए, एनोड रेज में बी कंसिस्टिंग ऑफ आइदर प्रोटॉन्स और एनी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो एनोड रेज या तो प्रोटॉन से बनी हो सकती हैं या किसी भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस ली गई है। क्लियर है? कैसे बनती हैं एनोड रेज? आप एनोड रेज का जो टॉपिक है हमारे प्लेलिस्ट में, उसमें जाइए, उसमें विथ डायग्राम हमने समझाया है एनोड रेज का प्रोडक्शन कैसे होता है। आपको बताया गया है कि कैथोड रेज जहां कैथोड से निकलती हैं, दे आर स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहीं एनोड रेज एनोड से नहीं निकलती, वो एनोड से नहीं आती, बल्कि कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ये सारी चीजें बड़ा डिटेल में बताया गया है। तो आप जा करके देख सकते हैं, एनोड रेज से रिलेटेड वीडियोस भी अवेलेबल है, ठीक है, इसी चैनल पर, तो उसको आप देख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बोर्स एटॉमिक मॉडल कैनॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ फॉलोइंग। बोल रहा है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल किसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, सेकेंड इज हीलियम प्लस, थर्ड इज H माइनस, लास्ट इज Li डबल प्लस, लिथियम डबल प्लस। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल किसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चार ऑप्शंस, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, H माइनस यानी हाइड्राइड आयन, Li डबल प्लस, लिथियम डबल प्लस आयन किसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो यहां का फैक्ट देखिए क्या है। फैक्ट यह है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोर्स एटॉमिक मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाता है। अगर किसी स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 1 है, एक से ज्यादा हैं, तो उसके स्पेक्ट्रम को यह मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो अब आप चेक कर सकते हो कि ये जो स्पीसीज दिए हुए हैं, इनमें से किसमें मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके स्पेक्ट्रम को ये मॉडल यानी बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। देखिए आगे एक्सप्लेनेशन। इसका आंसर है सी, H माइनस। याद रहे H माइनस हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, H माइनस हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया तब H माइनस बनाया। नेचुरली H माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यह डाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके स्पेक्ट्रम को बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। बोर्स एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस He प्लस, Li डबल प्लस, Be ट्रिपल प्लस एक्सेट्रा कंटेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल किस पर एप्लीकेबल है? आइदर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक आयंस कंटेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। कौन कौन है हाइड्रोजन लाइक आयंस? तो आप देख सकते हैं हीलियम प्लस, आपको मालूम है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहर निकाल दिया, तो क्या बनाया? हीलियम प्लस। तो नेचुरली हीलियम प्लस पर एप्लीकेबल है कौन? बोर्स एटॉमिक मॉडल। याद रहे हीलियम एटम पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके स्पेक्ट्रम को बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। लेकिन हीलियम प्लस के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाएगा, क्योंकि यह हाइड्रोजन लाइक आयंस है। ठीक है, आगे Li डबल प्लस, लिथियम एटॉमिक नंबर 3,
3 इलेक्ट्रॉन्स थे एटम में, 2 इलेक्ट्रॉन उसने बाहर निकाल दिया, लिथियम डबल प्लस बनाया। नेचुरली लिथियम डबल प्लस में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके स्पेक्ट्रम को बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन कर देगा। वैसे ही बेरिलियम ट्रिपल प्लस, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन आयन है, नेचुरली इसके स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन कर देगा कौन? बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्लियर है? तो आपने क्या देखा? बोर्स एटॉमिक मॉडल कैन एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक आयंस कंटेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स एंड आयंस। या मल्टी इलेक्ट्रॉन यानी अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से ज्यादा है तो ऐसे एटम या आयन के एमिशन स्पेक्ट्रम को यह मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। आगे देखिए, यहां पर समझाया गया हीलियम एटम जब था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, नेचुरली नॉट एप्लीकेबल, इस पर बोर्स एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल नहीं था। 1 इलेक्ट्रॉन उसने निकाला, हीलियम -1 इलेक्ट्रॉन, क्या बनाया? हीलियम प्लस। नाउ हीलियम प्लस कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, नेचुरली इस पर बोर्स एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल होगा। आगे देखिए, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, नेचुरली इस पर एप्लीकेबल था। हाइड्रोजन एटम पर बोर्स एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल है, उसके एमिशन स्पेक्ट्रम को यह मॉडल एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन जैसे ही H ने +1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, H- बनाया, नाउ इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। H- में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, नॉट एप्लीकेबल, इस पर बोर्स एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे देखिए, लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे इसमें? 3, नॉट एप्लीकेबल, इस पर बोर्स एटॉमिक मॉडल लिथियम की स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सपोज लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या बनाया? लिथियम प्लस, इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहले लिथियम एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, लिथियम प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा मॉडल? बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसके भी स्पेक्ट्रम को, एमिशन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाएगा बोर्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन जैसे ही लिथियम प्लस एक और इलेक्ट्रॉन निकालता है, क्या बनाया? लिथियम डबल प्लस। अब इसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, मींस लिथियम डबल प्लस पर यह मॉडल एप्लीकेबल होगा। उसके स्पेक्ट्रम को, लिथियम डबल प्लस के स्पेक्ट्रम को बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन कर देगा, समझा देगा। ऐसे ही बेरिलियम एटम पर, बेरिलियम एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स, उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन? बोर्स एटॉमिक मॉडल। बेरिलियम सिंगल प्लस पर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है। बेरिलियम डबल प्लस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन बेरिलियम ट्रिपल प्लस विच कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, उसके स्पेक्ट्रम को बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन कर देगा। तो ये जो एक क्वेश्चन है बोर्स एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड, ये जो फैक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज। यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के E/m रेशियो यानी चार्ज टू मास रेशियो का करेक्ट ऑर्डर पूछा है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन इज ग्रेटर देन न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल। सेकेंड ऑप्शन न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल। थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन इज ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन न्यूट्रॉन। लास्ट है प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन न्यूट्रॉन। प्रश्न खड़ा हुआ कौन सा आंसर सही आंसर? बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। याद रहे, हो सकता है कि क्वेश्चन को घुमा फिरा करके यहां से निकाल ले, कि फैक्ट्स तो वही रहेंगे, क्वेश्चंस वही पूछे जाएंगे। क्लियर है? अब कैसे बनेगा? इसके बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि आप चार्ज सबका जानते रहिए, चारों पार्टिकल का, उसका मास भी जानते रहिए, चार्ज को मास से डिवाइड करके आप वैल्यू के बेसिस पर जाइए। और दूसरा एक बड़ा ही शॉर्टकट तरीका है जिसको आप इजिली अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हो। देखिए कैसे। इसका आंसर है सी, इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन इज ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन न्यूट्रॉन। ये इसका सही आंसर है।
कैसे आया देखिए, सिर्फ यहाँ पर मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, सिर्फ क्या बोलते हैं हीट एंड ट्रायल बेसिस पर इसका आंसर निकाल दिया है। देखिए कैसे, जो आपको यूजुअली जो फैक्ट्स मालूम होते हैं उसके बेसिस पर हमने आंसर यहाँ निकाला है। इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए चार्ज 1 यूनिट होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम विथ नेगेटिव साइन, उसको हम 1 यूनिट चार्ज मान ले रहे हैं, क्योंकि हमेशा इसके मल्टीपल में ही कहीं भी चार्ज होगा। क्लियर है? तो 1 यूनिट। मास इलेक्ट्रॉन का हमने नेग्लिजिबल मान लिया। आपको मालूम है कि जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनमें इलेक्ट्रॉन लाइटेस्ट है, सबसे हल्का है, नेग्लिजिबल मास है उसका। क्लियर है? तो नेचुरली E/m चार्ज 1 यूनिट, मास नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, तो नेचुरली उसका जो E/m रेशियो होगा वह क्या होगा? हाईएस्ट होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? अब आगे प्रोटॉन, चार्ज 1 यूनिट, उस पर भी उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन मास जो होता है प्रोटॉन का वह इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स ज्यादा होता है। किसका? आप एक जनरल सा फैक्ट जानते हो कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 गुना ज्यादा होता है। अब मास बढ़ गया तो E/m रेशियो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये देखिए, हाईएस्ट था, लेसर देन इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन से कम होगा प्रोटॉन को। लेकिन यहां पर एक और फैक्ट याद रहे, जो चारों पार्टिकल दिए गए हैं, बहुत ही खास फैक्ट बता रहा हूं आपको, चारों पार्टिकल दिए हुए हैं, उसमें से 2 पॉजिटिवली चार्ज हैं। कौन कौन? प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, आगे आप पढ़ेंगे भी। तो एक जनरल सा यहां फैक्ट ये है जिसको आपको जानना चाहिए, एमंगस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन हैज हाईएस्ट E/m रेशियो। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जितने भी हैं उनमें से प्रोटॉन का E/m रेशियो सबसे ज्यादा होता है। तो नेचुरली प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में किसका E/m रेशियो ज्यादा हुआ? प्रोटॉन का। उससे कम किसका होगा? अल्फा पार्टिकल का। ये देखिए, प्रोटॉन चार्ज 1 यूनिट, मास 137 टाइम्स लेसर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉरी, मोर देन, इलेक्ट्रॉन से इतना ज्यादा है, 1837 गुना। तो नेचुरली E/m रेशियो लेसर देन इलेक्ट्रॉन हो गया। आगे न्यूट्रॉन, जो तीसरा पार्टिकल था, न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 था, चार्ज टू मास रेशियो 0/मास, मास उसका ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मास आपको मालूम है प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर होता है, बट न्यूट्रॉन इज हाईएस्ट। जानते रहना, न्यूट्रॉन तीनों में सबसे भारी है। क्लियर है? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन है। E/m रेशियो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि चार्ज 0/मास वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन के लिए E/m रेशियो 0। ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, किसका E/m रेशियो 0 होगा? नेचुरली न्यूट्रॉन का। अब बारी आई अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल देखिए, चार्ज 2 यूनिट्स, He++ को बोलते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस है। क्लियर है? चार्ज 2 यूनिट, चार्ज ट्वाइस बढ़ा, बट मास 4 टाइम्स बढ़ा। मास क्या हो गया? प्रोटॉन से 4 टाइम्स होता है, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, 4 गुना लगभग ज्यादा होता है। क्लियर है? तो नेचुरली E/m रेशियो इसका प्रोटॉन का आधा होगा। क्या होगा? ऑलमोस्ट 1/2 ऑफ प्रोटॉन। अब चारों के लिए वैल्यू हाईएस्ट किसके लिए हुआ? इलेक्ट्रॉन के लिए। देन 2 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, कौन कौन? प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। उनमें से ज्यादा किसका है? तो प्रोटॉन का है। 0 किसका है? नेचुरली न्यूट्रॉन का, क्योंकि उस पर चार्ज 0 है। क्लियर है? और लास्ट अल्फा पार्टिकल का नेचुरली न्यूट्रॉन से ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का वैल्यू 0 आ रहा है E/m रेशियो का। तो ऑर्डर क्या हुआ? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में प्रोटॉन ज्यादा। फैक्ट मैंने बताया, एमंगस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हाईएस्ट E/m रेशियो इज फॉर प्रोटॉन। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में सबसे ज्यादा E/m रेशियो प्रोटॉन का होता है। क्लियर है? तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में प्रोटॉन ज्यादा हो गया, देन अल्फा पार्टिकल, और लास्ट में आया न्यूट्रॉन जिसका E/m रेशियो 0 होता है। तो इस तरीके से बिना किसी डिवाइड किए, आप वैल्यू को डिवाइड भी नहीं किए, और आपने आंसर निकाल लिया। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन ए p ऑर्बिटल इज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन
p ऑर्बिटल में रिसाइड कर रहा है, p ऑर्बिटल में है, तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी ऑर्बिटल कोणीय संवेग कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां p ऑर्बिटल के लिए पूछा गया है। यही क्वेश्चन s ऑर्बिटल के लिए पूछा जा सकता है, d ऑर्बिटल के लिए पूछा जा सकता है। तो कई सारे यहां पर जो क्वेश्चंस का सिलेक्शन है, याद रहे मैंने पहले ही बताया है, हम कैटेगरी को डिटेल कर रहे हैं। उस कैटेगरी से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे आपके बन जाएंगे। क्लियर है। तो यहां क्वेश्चन पूछा गया है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन ए p ऑर्बिटल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। पहला ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन h/2π√2, थर्ड ऑप्शन h/2π√6 और लास्ट है अनप्रेडिक्टेबल। देखिए कैसे सॉल्व होगा। आंसर है इसका बी, h/2π√2। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। द ऑर्बिटल, इस फैक्ट को ध्यान देना, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन एन ऑर्बिटल इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी डेफिनिट ऑर्बिट में है, ऑर्बिटल में है, तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम mvr से डिनोट करते हैं, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू रेडियस ऑफ पाथ। क्लियर है। mvr इक्वल होता है h/2π√L इंटू L+1 वेयर L इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। आप जाकर के इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस फार्मूले को हाईलाइट किया गया है। क्वांटम नंबर का एक वीडियो अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में, उसमें जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर, उसको रीड कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप बन जाएंगे। याद रहे एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे हॉट स्पॉट है क्वांटम नंबर, जहां से क्वेश्चन उठाया जाता है। तो आपने देखा कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन एन ऑर्बिटल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। रट डालिए mvr इक्वल्स टू h/2π√L इंटू L+1। कई बार h/2π की जगह h क्रॉस लिखता है। h क्रॉस का मतलब होता है h/2π। याद रखिए इस टर्म में भी कई बार ऑप्शन दे देता है। तो h क्रॉस दिख रहा है, h लिख करके क्रॉस लगाया गया है। h क्रॉस का मतलब भी क्या होता है? h/2π होता है। क्लियर है। तो h क्रॉस √L इंटू L+1 हो सकता है कि कोई ऑप्शन h क्रॉस के फॉर्म में भी दिया हो, तो आप कंफ्यूज ना हो। h क्रॉस इज नथिंग बट h/2π फॉर इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन ए s ऑर्बिटल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू 0 होता है, तो mvr इक्वल हो जाएगा h/2π√0 इंटू 0+1। L का वैल्यू आपको मालूम है SPDF, क्वांटम नंबर जाकर के पढ़िए। क्वांटम नंबर में आप देखेंगे कि s ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू 0 आता है, p के लिए 1 आता है, d के लिए 2 आता है, f के लिए 3 आता है, लाइक दिस। तो फॉर एस ऑर्बिटल, कोई इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, एल का वैल्यू 0 पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो h/2π√0 इंटू 0+1, तो क्या आ जाएगा? वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि ये अंदर 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ें। अगर इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है तब क्या होगा? फॉर इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन ए p ऑर्बिटल, कोई इलेक्ट्रॉन अगर p ऑर्बिटल में है, L का वैल्यू आपको 1 रखना है वहां पर। क्या होगा? mvr इक्वल्स टू h/2π√1 इंटू 1+1। L की जगह हमने 1 रखा, तो h/2π√2 आ गया, दैट इज h क्रॉस √2 आ गया। यही आंसर हो गया। p ऑर्बिटल के लिए पूछा गया था, लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। डी ऑर्बिटल की भी बात की है हमने। फॉर इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन ए डी ऑर्बिटल, mvr इक्वल होगा h/2π√2 इंटू 2+1, दैट इज h/2π√6 आ जाएगा। क्लियर है। 2+1 3, 3 2 जा 6 और h क्रॉस √6। तो यहाँ पर ये हमने क्वेश्चन में p ऑर्बिटल की बात की है, हो सकता है कि डी ऑर्बिटल के लिए या s ऑर्बिटल के लिए पूछ ले क्वेश्चन, तो आप बना सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही खास। द वेव नंबर ऑफ सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज इज।
बामर सीरीज के सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन का वेव नंबर क्या होगा? याद रहे यह एक कैटेगरी है क्वेश्चन का। हो सकता है कि लाइमन सीरीज के लिए क्वेश्चन पूछ दे, पास्टियन सीरीज के लिए क्वेश्चन पूछ दे, आपको तैयार रहना पड़ेगा इस कैटेगरी के क्वेश्चन के लिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। The wave number of second spectral line of Balmer series is first option 3r/16, r is Rydberg's constant. B 3r/4, C option 5r/27, D option 9r/16। याद रहे किस सीरीज के लिए पूछा गया है? बामर सीरीज के लिए सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन का वेव नंबर क्या होगा? तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। इसका आंसर ए 3r/16 इसका आंसर था। कैसे आया ये देखिए, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम arises due to the transition of electrons directly from any higher energy level to second energy level। याद रहे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जा करके आप पढ़िए, वीडियो अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आप देखेंगे कि किसी भी एटम के किसी भी हायर एनर्जी लेवल से एक डेफिनिट लोअर एनर्जी लेवल में होने वाले सारे ट्रांजिशंस एक डेफिनिट सीरीज बनाते हैं। किसी भी हायर से, किसी भी एटम के किसी भी हायर एनर्जी लेवल से डायरेक्ट फर्स्ट एनर्जी लेवल में हो रहा है, तो वो जितनी भी लाइनें होंगी सब लाइमन सीरीज की होंगी। किसी भी हायर से सीधे सेकेंड में ट्रांजिशन हो रहा है, लाइनें बामर सीरीज की बनेंगी। किसी भी हायर एनर्जी लेवल से सीधे थर्ड एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है, पास्टियन सीरीज की लाइनें बनेंगी। ये डायग्राम देखिए आप, यहां देखो, यहां हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शो किया गया है, ध्यान दीजिए। लाइमन सीरीज की लाइनें किसी भी हायर से सेकेंड से फर्स्ट में, थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है डायरेक्ट, लाइमन सीरीज की लाइन। बामर सीरीज किसी भी हायर से थर्ड से सेकेंड, फोर्थ से सेकेंड, फिफ्थ से सेकेंड, लाइक दिस बामर सीरीज की लाइनें होंगी। पास्टियन सीरीज में क्या होगा? यहां पर आप देखेंगे फोर्थ से थर्ड, फिफ्थ से थर्ड, सिक्स्थ से थर्ड, लाइक दिस, ये पास्टियन सीरीज। ऐसे ही ब्रैकेट सीरीज, फूंड सीरीज, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जा करके आप डिटेल में पढ़िए इसको, क्वेश्चन यहां से निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने है। अब बात कर रहा है बामर सीरीज की। पहली लाइन देखिए क्या है, पहली लाइन यानी थर्ड लेवल से सेकेंड लेवल में ट्रांजिशन, ये है फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन के लिए क्या पूछेगा? सेकेंड लाइन के लिए N2 का वैल्यू फोर्थ, फोर्थ से सेकेंड में। याद रहे बामर सीरीज के लिए N1 फिक्स है, दैट इज 2, और N2 का वैल्यू वहां क्या होगा? फॉर सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन नेचुरली यहां पर फॉर बामर सीरीज, ये है बामर सीरीज, N2 का वैल्यू आएगा 4। ये N1 और N2, N1 2 रखना है, N2 4 रखना है, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे, ये देखो, बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम arises due to the transition of electrons directly from any higher energy level to second energy level. The spectral line of this series lie in visible region of electromagnetic spectrum and their wave number is obtained using following formula। क्या है फार्मूला? न्यू बार, वेव नंबर न्यू बार 1/λ, उसको वेव नंबर बोलते हैं, न्यू बार से डिनोट करते हैं। इक्वल होता है आर, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट, इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। फॉर सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन की बात किया है, n1 का वैल्यू बामर सीरीज के लिए फिक्स है 2, बट N2 का वैल्यू 3, 4, 5 हो सकता है। फर्स्ट लाइन के लिए 3 होगा, सेकंड के लिए N2 का वैल्यू कितना रखना होगा? 4, हमको आंसर मिल जाएगा। इस फार्मूले में वैल्यू रखना है। देखिए कैसे। 10 वेव नंबर ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज। अगर फर्स्ट के लिए पूछता है, यहां सेकंड के लिए पूछा गया, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का वेव नंबर क्या होगा? तो न्यू1 बार इक्वल होगा r इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। N2 का वैल्यू 3 रखना पड़ेगा फॉर फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज। सेंटीमीटर इनवर्स में, दैट इज 5/36 r सेंटीमीटर इनवर्स। सॉल्व कर लीजिए इसको। सिमिलरली वेव नंबर ऑफ सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज, सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन N1 का वैल्यू 2 फिक्स है, बामर सीरीज के लिए N1 2 है, बट
N2 का वैल्यू फॉर सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन 4 रखोगे तो न्यू2 बार इक्वल हो जाएगा R इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज 3/16 R सेंटीमीटर इनवर्स। ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन, फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन, किसी के लिए भी आप वेब नंबर फाइंड कर सकते हो। याद रहे, कोई जरूरी नहीं है कि बामर सीरीज के लिए ही पूछे, पास्टियन के लिए पूछ सकता है, ब्रैकेट के लिए पूछ सकता है, लाइमन के लिए पूछ सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे वेब नंबर फाइंड करेंगे, कैसे पता करेंगे कि N1 और N2 का वैल्यू क्या होगा। डिटेल्ड स्टडी के लिए आप जा सकते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, साथ में मैं इसके साथ भी अटैच करवा दूंगा, आप डायरेक्ट देख सकते हैं उसको। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following electronic transitions give rise the line of highest frequency? बड़ा ही खास क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन है। याद रखिए, ये एक ऐसा टॉपिक आप पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक को अगर अच्छे से तैयार करते हैं तो आपके दोहरे फायदे हैं। एक तो फिजिक्स का क्वेश्चन भी 1-2 बन ही जाएगा, यहाँ से उठाता ही है, साथ में केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस गिव राइज द लाइन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? किस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की लाइन बनती है? पहला देखिए जो ए है उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन N2 से N1 में हो रहा है, N2 to N1। बी में N3 से N2, ध्यान दीजिए N3 से N2 ये ट्रांजिशन है। सी में आप देख सकते हैं N4 से N2 और डी में आप देख सकते हैं N5 से N3। ये 4 ऑप्शंस A, B, C एंड D बोल रहा है कि किस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की लाइन बनेगी। अब यहां पर एक जनरल सा फैक्ट है, जनरल सा रिलेशन है, E इक्वल्स टू एच न्यू दैट्स इक्वल्स टू hc/λ। याद रहे, हमको देखना पड़ेगा एनर्जी डिफरेंस। जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, जो एनर्जी डिफरेंस है रेस्पेक्टिव लेवल्स के, उसके डिफरेंस के इक्वल एनर्जी रिलीज हो जाता है। क्लियर है? तो एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी, फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगा, लेकिन वेवलेंथ उतना ही कम होगा। ये रिलेशन, इसको ध्यान में रखते हैं। दूसरी खास बात, ये लाइमन सीरीज की लाइन है। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन गिव राइज द लाइन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी हाईएस्ट एनर्जी की लाइन कहां बनेगी, ये पूछ रहा है, बिकॉज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप लाइमन, ये पहली लाइन लाइमन सीरीज की है, 2 लाइनें बामर सीरीज की हैं क्योंकि डायरेक्ट ट्रांजिशन सेकेंड लेवल में हो रहा है, तीसरा पास्टियन सीरीज की है। आपको मालूम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मोस्ट एनर्जेटिक लाइन होती है लाइमन सीरीज की, जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है। बामर सीरीज की लाइनें जो हैं विजिबल रीजन की लाइनें होती हैं, जबकि पास्टियन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फोन्ड सीरीज ये सब के सब इंफ्रारेड रीजन की लाइनें होती हैं। तो नेचुरली सबसे एनर्जेटिक लाइन यानी लाइमन सीरीज की लाइन कौन है? ए। एनर्जी सबसे ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, आंसर हो गया ए। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको फैक्ट्स मालूम है तो आंसर अपने आप बन जा रहे हैं यहां पर। चलिए देखिए क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में। आंसर ए, एक्सप्लेनेशन हियर रिलेशन ये फॉलो किया गया है, E इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू hc/λ। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ते हैं, E इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू इक्वल होता है c/λ, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट अपन वेवलेंथ। तो E इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू hc/λ। इस रिलेशन को हमने यूज किया है। पहला देखिए ए, ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 2 टू n इक्वल्स टू 1। पहले में ए में ट्रांजिशन N2 से N1 में हो रहा है। लाइमन सीरीज है, अल्ट्रावायलेट रीजन में बनती है, मोस्ट एनर्जेटिक लाइन है, एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, E इक्वल्स टू एच न्यू, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बी ऑप्शन, ट्रांजिशन फ्रॉम N3 टू N2, n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 2 में ट्रांजिशन हो रहा है। जब भी किसी हायर लेवल से सीधे सेकेंड लेवल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो लाइनें बामर सीरीज की बनती हैं, विजिबल रीजन में बनती हैं। क्लियर है? तो यहां पर बामर सीरीज की लाइन है, विजिबल रीजन में बनेगी, एनर्जी कम है, नेचुरली फ्रीक्वेंसी उससे कम होगी लाइमन सीरीज से। सी, ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 4 टू n इक्वल्स टू 2, ये भी बामर सीरीज की लाइन है क्योंकि फोर्थ से सीधे सेकंड में ट्रांजिशन हो रहा है, बामर सीरीज की लाइन है। इसका भी
ये भी विजिबल रीजन में होगा, इसका भी एनर्जी लाइमन सीरीज से कम होगा, नेचुरली फ्रीक्वेंसी भी कम होगा। नेक्स्ट देखिए डी ऑप्शन जो था वो ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 5 टू n इक्वल्स टू 3, n5 से n3 में ट्रांजिशन हो रहा है, पास्चन सीरीज की लाइन थी। किसी भी हायर से सीधे थर्ड लेवल में जो ट्रांजिशन होता है वो पास्चन सीरीज की लाइन है। पास्चन सीरीज एनर्जी और कम हो गई, IR रीजन की है, एनर्जी कम है, मतलब फ्रीक्वेंसी और कम होगा। तो आंसर क्या हुआ, लाइमन सीरीज। एनर्जी सबसे ज्यादा है इसलिए वहां सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइन बनेगी। क्लियर है। यहां पर हम ऑर्डर भी डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइन पहले में बनेगी, उसके बाद की फ्रीक्वेंसी बामर सीरीज की होगी। लेकिन बामर सीरीज में दो हैं, थोड़ा सा डायग्राम में हम पीछे चल रहे हैं, ये देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहां, उसके बाद इन दोनों में, लेकिन वहां एनर्जी डिफरेंस कहां ज्यादा है, नेचुरली सी में, तो ए के बाद सी का नंबर आएगा। यहां एनर्जी डिफरेंस n4 टू n2 ये एनर्जी डिफरेंस रिलीज होगा। देन किसका नंबर आएगा, बी का। याद रहे देखने में भले कम लग रहा है लेकिन यहां एनर्जी डिफरेंस इसके रेस्पेक्ट में ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, तो पहले ए देन सी देन बी और सबसे लास्ट में नंबर लगेगा डी का। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम वेवलेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ यहां होगा, देन यहां होगा, उसके बाद यहां होगा और सबसे कम वेवलेंथ यहां होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आगे देखिए एक और क्वेश्चन। एस द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स formed in transition of an electron from an orbit of n equals to 3 to n equals to 1 is, बोल रहा है the total number of spectral lines formed in transition of an electron from an orbit of n equals to 3 to n equals to 1। कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के लिए n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 1 में ट्रांजिशन कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, कितनी लाइनें पॉसिबल हैं। ऑप्शंस में देखिए क्या दिया है, A3, B2, C5, D नन। प्रश्न खड़ा हुआ बनेगा कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। आप देखेंगे इससे रिलेटेड फार्मूले होंगे, यू हैव टू लर्न इट, फार्मूला बेसिस पर आंसर बन जाएगा। इसका आंसर था A3। एक्सप्लेनेशन ध्यान दीजिए, इसे आप बिल्कुल तैयार करेंगे, लर्न करेंगे इसको। इससे रिलेटेड कोई जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है। बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म्ड, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म्ड अगर n इक्वल्स टू n1 से n इक्वल्स टू n2 से n इक्वल्स टू n1 में, n2 n1 के कुछ वैल्यूज होंगे, वहां इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे हैं, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे उसका फार्मूला देखिए। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म्ड, पहला when electron jumps from n2 to n1, अगर इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में जंप कर रहा है तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म्ड, सपोज हमने कैपिटल N से डिनोट किया है, ये इक्वल होता है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला आप रट लीजिए, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फार्मूला है। When electron jumps from nth एनर्जी लेवल, दो फार्मूले लिए गए हैं, बाद में हम अप्लाई करेंगे। When electron jumps from nth एनर्जी लेवल, अगर इलेक्ट्रॉन nth एनर्जी लेवल से सीधा ग्राउंड लेवल में यानी n इक्वल्स टू 1 में जंप कर रहा है, n1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। उस केस में यही फार्मूला मॉडिफाई होकर के हो जाएगा n इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या फार्मूला, n इंटू n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। याद रहे इसी फार्मूले का ये मॉडिफाइड फॉर्म है, n1 की जगह 1 रख देंगे, ये फार्मूला इस फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वहां पर n1 का कुछ वैल्यू है, 1 नहीं है बल्कि 2, 3, 4 कुछ और है, तो उस केस में आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म्ड इन ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल्स टू 3 टू n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 है, यानी सेकेंड फार्मूले को हम अप्लाई कर ले, हमको इजिली आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर n इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, n का वैल्यू 3 लेना पड़ेगा, 3 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 3 इंटू 3 माइनस 1 यानी 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3, तो आंसर क्या हो गया, 3 हो गया।
तो इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन N2 से N1 में हो रहा है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म्ड इन ए ट्रांजिशन of an electron from an orbit of n equals to 5 to n equals to 2 is सेम फार्मूला, पिछला वाला जो पहला फार्मूला था, यू हैव टू अप्लाई, आपको पहले फार्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा, इसका आंसर आ जाएगा। बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म्ड इन ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ n इक्वल्स टू 5 टू n इक्वल्स टू 2 इज, अगर कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 5 से n इक्वल्स टू 2 में ट्रांजिशन कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बनेंगी? तो अभी आपने फार्मूला पढ़ा था n इक्वल्स टू n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। देखिए क्या है आंसर है इसका B6। एक्सप्लेनेशन, सेम एक्सप्लेनेशन यहां लिया गया है, क्लियर है, और इस फार्मूले को अप्लाई किया गया है, सेम चीज लिखा है, मैं दोबारा रीड नहीं करूंगा उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ रहे हैं। इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज r0, याद रहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बोर्स रेडियस, बोर्स एनर्जी, बोर्स फ्रीक्वेंसी, इनसे अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, किसी ऑर्बिट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पेपर पूरा नहीं होता। निश्चित रूप से यहां से क्वेश्चंस आते हैं और इस पर बेस्ड बोर्स एनर्जी, बोर्स रेडियस एंड बोर्स वेलोसिटी, इस पर बेस्ड एक वीडियो अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, या हम इस नीट एम्स और आईआईटी का जो अलग से हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है उसमें उस वीडियो को हम डाल देंगे, आप उसको देखिए और उस पर खूब प्रैक्टिस कीजिए। निश्चित रूप से कोई न कोई क्वेश्चन वहां से आएगा और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पूरे वीडियो में हमने हाईलाइट किया है उसको। क्लियर है? तो क्या देख रहे हैं, एक क्वेश्चन यहां पर हमने वहीं से उठाया है। इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट of hydrogen atom is r0, then the radius of its second bohr's orbit will be, अगर फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट का रेडियस हाइड्रोजन एटम के लिए r0 है तो सेकेंड बोर्स ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? पहला ऑप्शन है r0, सेकेंड 4r0, थर्ड 9r0, लास्ट नन। देखिए कैसे बनेगा। आंसर है इसका B, 4r0। कैसे भाई? एक्सप्लेनेशन देखिए। फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस, सेकेंड क्वेश्चन में ही हमने हाइड्रोजन लाइक आयंस की बात की थी। हाइड्रोजन लाइक आयंस यानी हीलियम प्लस, लिथियम डबल प्लस, बेरिलियम ट्रिपल प्लस, जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या देख रहे हैं? फॉर हाइड्रोजन आइटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस कंटेनिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला। nth ऑर्बिट का रेडियस Rn इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर me स्क्वायर z, दैट्स इक्वल्स टू होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपन जेड। याद रहे ये 0.529 को ही इस क्वेश्चन में r0 बोल रहा है। क्या बोल रहा है? r0। तो ये 0.529 एक्चुअल में ये फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट का रेडियस है इन एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो यहाँ r0 रख दो, r0 इंटू एन का स्क्वायर अपन जेड रखना है। फॉर हाइड्रोजन एटम Z1 हो जाएगा और n का वैल्यू किस ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है? सेकेंड ऑर्बिट के लिए, तो 2 रखना है। 2 2 जा 4, 4r0। क्या आंसर हो जाएगा? 4r0 हो जाएगा। याद रहे यहाँ पर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस फार्मूले में, Z एटॉमिक नंबर है, N ऑर्बिट नंबर एंड H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन में कुछ अलग अलग ऑर्बिट के लिए r0 का वैल्यू एक्चुअल में सेकेंड ऑर्बिट के लिए पूछा हुआ है, तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट भी किया है। देखिए फॉर हाइड्रोजन एटम Z इक्वल्स टू 1, देयरफॉर Rn इक्वल्स टू हो जाएगा r0 इंटू एन स्क्वायर। याद रहे पिछला फार्मूला r0 इंटू एन स्क्वायर, एन का वैल्यू 2 पुट करना है। देयरफॉर रेडियस ऑफ सेकेंड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेकेंड बोर्स ऑर्बिट, एन का वैल्यू 2 रखेंगे, r2 इक्वल्स टू r0 इंटू 2 का स्क्वायर, एन की जगह 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर दैट इज 4r0 एंगस्ट्रॉम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खास। The energy of first bohr's orbit of hydrogen atom is minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी, हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा?
तो आपको जानना पड़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। याद रहे, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगानी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आप चाहें तो क्लास 11th के जो है पीरियाडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में जाइए, आयोनाइजेशन एनर्जी पर पूरी तरह कॉम्पिटिटिव वीडियो। याद रहे, यहाँ हम जितने भी वीडियोस बनाते हैं हमारा कोशिश रहता है कि आपका कॉम्पिटिटिव रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी तरह पूरा हो, कहीं भी कोई कमी न रह जाए। परफेक्शन हमारा मेन मोटो है, पूरी तरह परफेक्शन देते हैं, क्योंकि वीडियोस में अगर आप 40-45 मिनट आपको दे रहे हैं तो नेचुरली वह फ्रूटफुल होना चाहिए, आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है, हर वीडियो में ध्यान रखा गया है। क्वेश्चन देखिए, The energy of first Bohr's orbit of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. The ionization energy of hydrogen atom will be, हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लास्ट ऑप्शन इज नन। यहाँ का आंसर बी है, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए कैसे आया, ये देखिए यहां पर एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट शो किया गया, ये न्यूक्लियस है। फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी, ये सारी चीजें आप मैंने पहले ही बताया, बोर्स रेडियस, बोर्स एनर्जी, बोर्स वेलोसिटी से रिलेटेड हमारा वीडियो, कॉम्पिटिटिव वीडियो अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में, जा करके देखिए, वहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, गारंटी है इस बात की, क्वेश्चन है, वहां से प्रैक्टिस कीजिए। आप देखेंगे फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी फॉर हाइड्रोजन एटम। सेकेंड बोर्स ऑर्बिट में वही वैल्यू माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, थर्ड में माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ में माइनस 0.85। ऐसे एन का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाता है एनर्जी का नेगेटिव वैल्यू घटता जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाती है। नेगेटिव वैल्यू का घटना यानी एनर्जी का बढ़ना। और n इक्वल्स टू इनफाइनाइट के लिए, n 1 2 3 4, n इक्वल्स टू इनफाइनाइट के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट हो जाएगी। डू यू नो कितना हो जाएगी? मैंने बताया कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सेकेंड में बढ़कर माइनस 3.4, याद रहे नेगेटिव वैल्यू का घटना यानी वैल्यू का बढ़ना, बढ़कर माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। थर्ड ऑर्बिट में माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। बढ़ते बढ़ते n इक्वल्स टू इनफाइनाइट के लिए ये एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाईएस्ट हो जाएगी एंड दैट इज जीरो। कितनी होती है? जीरो होती है। तो अब आप देखोगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, उसको बाहर निकालना यानी एनर्जी इक्वल्स टू जीरो तक ले जाना। क्लियर है? तो वहां पर डिफरेंस इन एनर्जी क्या होगा? वही आयोनाइजेशन एनर्जी है। डिफरेंस इन एनर्जी देखिए आगे कैलकुलेट किया गया है। आंसर है इसका बी, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्सप्लेनेशन देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू ई इनफाइनाइट माइनस E1, यानी जो n इक्वल्स टू इनफाइनाइट था उसमें एनर्जी कितनी है? माइनस E1। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए पूछा गया है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है? तो ई इनफाइनाइट, मैंने बताया कि वहां पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ते बढ़ते जीरो हो जाती है। याद रहे हम टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दो तीन चीजें, कई बार पोटेंशियल एनर्जी की बात करता है, कई बार काइनेटिक एनर्जी की बात करता है, कई बार टोटल एनर्जी की बात करता है। इनके बीच एक बड़ा ही प्यारा सा रिलेशन है। ये सारी चीज़ें हमारे उस वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगा, आप जा करके देखिए उसको। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ई इनफाइनाइट माइनस E1 करेंगे, ई इनफाइनाइट का वैल्यू जीरो है, जीरो माइनस 13.6, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आयोनाइजेशन एनर्जी होगी किसकी? इलेक्ट्रॉन की फॉर हाइड्रोजन एटम। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, बल्कि क्वेश्चन की कैटेगरीज डिस्कस की जो जो पूछे जा सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। साथ में मैंने बताया कि इनका जो बेसिस है उससे रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। मैं उनको जो कॉम्पिटिटिव हमारा अलग से प्लेलिस्ट बन रहा है उसमें भी डाल देंगे, आप उसको अच्छे से देखिए और तैयारी कीजिए और पूरी तरह कॉन्फिडेंट होकर के तैयारी कीजिए।
एक चीज़ ध्यान रखना, केमिस्ट्री आपका जितना स्ट्रांग होगा सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। याद रहे, सिलेक्शन तो चाहे आप किसी भी चाहे बायोलॉजी ग्रुप के किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए या मैथ्स ग्रुप के टॉपर से पूछ लीजिए, उसका एक ही जवाब होगा, सिलेक्शन तो केमिस्ट्री ही देगा। आपका जो टॉप मोस्ट पोजीशन ले आएगा वो केमिस्ट्री लाएगा। उसका रीज़न है, कभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या रीज़न है। आज इस लेक्चर को यहीं रोक रहे हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे, कुछ और क्वेश्चन की कैटेगरी आपके सामने लाएंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।